नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश की सियासत में उठापटक का दौर लगातार जारी। सत्ता परिवर्तन और एक एक करके कई नेताओं के दल बदल के बाद न केवल कई क्षेत्रों के सियासी समीकरण बदल गए, बल्कि लगातार मजबूत होने का दावा करने वाली भाजपा के भीतर कई सारे पावर सेंटर्स भी उभरे दिखे। इन दिनों चर्चा है पूर्व मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता उमा भारती की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता की। हालांकि पार्टी उमा भारती को बड़ा नेता बताकर उनके कमेंट, उनकी चिंता, उनके ट्वीट, उनके बयानों को स्वाभाविक बताने की पुरजोर कोशिश कर रही, लेकिन सत्ता और संगठन में उनकी वापसी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही। इस पर बहस करेंगे, सारे पक्षों को सुनेंगे, जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे जो लग रहा है, मेरी जो समझ है कि हम सारी सीटों पे जीतेंगे और कई सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। आप पर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे? हाँ, खूब। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये बयान सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में उनका राजनीतिक वनवास खत्म होने को है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मौके आए जब साध्वी ने सक्रिय राजनीति में वापसी के संकेत दिए। नई सरकार बनने के बाद जिस तरह से उमा भारती का दखल सरकार और संगठन में बढ़ा है, उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उमा भारती एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री लेने को तैयार हैं। दरअसल उमा भारती ने अपनी सियासी ताकत का एहसास उस वक्त कराया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद उनसे मिलने उनके बंगले पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में कई सवाल उठे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर बेबाकी से विकास दुबे एनकाउंटर पर सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाना, मंत्रिमंडल विस्तार पर नाराजगी जाहिर करना या राज्यपाल के शपथ ग्रहण में मौजूदगी, ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि वो खुद को एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में आगामी जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में हैं। इस क्षेत्र में लोधी वोटों की संख्या भी ज्यादा है। यहाँ साध्वी के समर्थकों की संख्या अच्छी खासी बताई जाती है। दूसरा, लोधी समाज के ही प्रद्युमन लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उपचुनाव में उमा भारती स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने तर्क हैं। मध्य प्रदेश उनका गृह राज्य है और मध्य प्रदेश में लगातार वो सक्रिय रही हैं। 2018 के विधानसभा के चुनाव हों, 2019 के लोकसभा के चुनाव हों, तब भी वो प्रचार में गई हैं। और अगर अब उपचुनाव में वो प्रचार की बात कह रही हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश उनका अपना है और इसलिए वो लगातार सक्रिय कार्यक्रम की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से रहती है। शिवराज सिंह का जादू खत्म हो गया है। नरोत्तम मिश्रा के पास कोई जादू है नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो किसके भरोसे उतरेंगे चुनाव? 15 साल पहले उनको इस प्रदेश से बाहर किया गया था। इस प्रदेश में घुसने नहीं देने के आदेश भारतीय जनता पार्टी ने निकाल कर उन्हें अपमानित किया था। आज उनके हाथ जोड़ रही है, तो ये परिस्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सशक्त होकर जनता के आशीर्वाद से वापस आ रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों जिस तरीके से सरकार बनी है, उससे बीजेपी में कई पावर सेंटर बन चुके हैं। मंत्रिमंडल में कई सीनियर नेताओं के बाहर होने के बाद उमा भारती ने उनके पक्ष में आवाज उठाकर फिर से अपने खेमे को समेटने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उपचुनाव में प्रचार के बहाने उमा भारती एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी करने वाली हैं? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो उमा भारती जी एक फायर ब्रांड नेता हैं, स्टार प्रचारक की भूमिका में रहती हैं, लेकिन कई दफा उनसे और उनकी वजह से कितने सारे कयास, कितनी सारी बातें उठती हैं जो पार्टी को जवाब देने मुश्किलें खड़ी करती रही हैं। इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। तो अब उनकी इस सक्रियता को क्या वापसी का संकेत कहें, क्या पार्टी के भीतर जो अलग अलग सेंटर्स उभरे हैं किसी एक सेंटर से कुर्बत के तौर पर देखें, क्या संकेत पार्टी के लोगों के लिए अच्छी बात है या चिंता की बात है? इस पर पार्टी में किस तरह की सोच है, सब विषय इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा जी हैं, संजय यादव साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है, नमस्कार आपको।
आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी में जब से कांग्रेस के लोग आने शुरू हुए, शामिल होने शुरू हुए, बीजेपी ने बार बार कहा कि पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि उनसे कई सारे पार्टी के पुराने ध्रुव थोड़े चिंतित हुए, कार्यकर्ताओं में चर्चा के दौर चले, और अब उमा भारती जी की ये सक्रियता किस तरह से पार्टी से ले रही है? क्या इससे भी पार्टी मजबूत हो रही है? देखिए, पार्टी में कोई पहली बार दूसरी पार्टियों से कार्यकर्ता नहीं आए, नेता नहीं आए, विधायक नहीं आए, सांसद नहीं आए। ये आते रहे समय समय पर, और वो भारतीय जनता पार्टी में स्थापित भी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी चिंता भी की है जी। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं। इससे हमारी चिंता जरासी भी नहीं है, ना हमारे संगठन को है, ना हमारे कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ा परिवार है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का खिताब भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। गांव-गांव तक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि जब कोई कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल में विरोधी दल से आता है तो उसके सामने जिन लोगों ने वर्षों तक काम किया है, लड़ाई लड़ी है, उनको थोड़ी बहुत चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सब परिस्थितियों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बहुत अच्छे से अपने कार्यकर्ताओं को काम से लगाया है, और अब किसी तरह का विरोध और विद्रोह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जहां तक बात है कि मीडिया बार बार इस बात को प्रचारित कर रहा है कि अब उमा भारती जी मध्य प्रदेश की राजनीति में आ गई है। उमा जी मध्य प्रदेश से कभी दूर गई नहीं। वो मध्य प्रदेश से भोपाल से सांसद रही, खजुराहो से लगातार सांसद रही, बीच में एक टर्न वो जरूर झांसी से सांसद रही है। लेकिन उमा भारती जी की जन्मस्थली मध्य प्रदेश है, कर्मस्थली मध्य प्रदेश है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता है, स्टार प्रचारक है, और आज भी मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पीढ़ी है, जो महत्वपूर्ण पदों पर इस समय बैठी हुई है, उन सबको उमा भारती जी के नेतृत्व में काम करने का मौका भी मिला है, और उन सबको उमा भारती जी का भरपूर आशीर्वाद समय समय पर प्राप्त होता रहा है। लेकिन ये बात भी तो सच है आशीष शर्मा जी, ये बात भी तो सच है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब उमा भारती जी ने ये बात भी की कि जितनी मेहनत, जितना श्रम, जितना वक्त और बाकी तमाम चीजें आप खुद इसमें जोड़ लें, जितना लग रहा है पार्टी का, इतने में स्वाभाविक तौर पर हम चुनाव जीतकर फिर से सरकार बना सकते थे। और आज वो ये जरूर कह रही हैं एक मुलाकात के बाद या चंद मुलाकातों के बाद कि कई जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। तो अचानक से ये जो बयानों में परिवर्तन है, ये किसी खास खेमे से मुलाकात या करीबी की वजह से है? क्या इसे वापसी का संकेत कहा जाए? इस पर चर्चाएं चल रही हैं, और न केवल कांग्रेस में बल्कि बीजेपी में भी चल रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में किसी भी तरह का खेमा मध्य प्रदेश में नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और जहां तक आप लोग उसे वापसी की तरह प्रचारित कर रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूं, उन्होंने विधानसभा के चुनाव में प्रचार किया, स्टार कैंपेनर रही हमारी, लोकसभा के चुनाव में जगह जगह प्रचार किया उन्होंने, और इसलिए उमा भारती जी की कोई मध्य प्रदेश में वापसी हो रही है, इस तरह की बात मीडिया ने नहीं प्रचारित करना चाहिए। उमा जी कहीं नहीं गई थी, वो मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी नेता है, देश की बहुत बड़ी नेता है। मध्य प्रदेश तो उनका गृह क्षेत्र है, मध्य प्रदेश उनकी कर्मस्थली है। इसलिए मध्य प्रदेश में अगर वो राजनीतिक रैलियों में जा रही है, राजनीतिक उपचुनाव में आने वाले समय में बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो जाने वाली है, तो इसे मीडिया ने किसी नई तरह से नहीं लेना चाहिए। वो हमारी है, और हमारे चलिए, तो इसी अगर इस तरह से भी देखें तो क्या उनको पार्टी ने मना लिया है? क्या वो प्रचार में जुटेंगी? क्योंकि वो तो कह रही थी कि ये जिस कीमत पर हो रहा है वो काफी ज्यादा कीमत है। क्या ऐसा मान लिया जाए कि अब वो पूरी तरह प्रचार में उतरेंगी? उनको मना लिया या वो सहमत हो गए इसलिए कह रहे हैं कि कई जगह जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की? देखिए, उमा भारती जी कभी रूठी नहीं, तो मनाने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो निरंतर काम कर रही है, सरकार को बनाने में उनकी भूमिका है। शिवराज सिंह जी जिस दिन शपथ ले रहे थे, उस दिन उमा भारती जी उस कार्यक्रम में पहुंची थी, उन्होंने शिवराज जी को आशीर्वाद दिया। इसलिए रूठने मनाने की कोई बात ही नहीं है। जब वो रूठी नहीं तो मनाना। चलिए, मैं कांग्रेस का भी पक्ष ले लेता हूं। संजय यादव साहब जुड़े हैं और हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़ गए। नमस्कार हर्षवर्धन जी। पहले संजय यादव साहब को सुन लेते हैं। संजय यादव साहब, अब की बार कांग्रेस के लिए क्या ये चिंता की बात है कि उमा भारती जी अब कह रही कई सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी? पहले कह रही थी कि जिस कीमत पर ये सत्ता परिवर्तन हुआ है या बीजेपी की सरकार बनी है, उसमें हम नई सरकार बना सकते थे, अपने बल पर सरकार बना सकते थे, लेकिन अब वो कह रही कई सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। इस बयान को, इस मूव को आप उमा भारती जी की कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आशीष भाई मेरे साथी विधायक हैं, मैं उनको उनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं। कह रहे थे पत्रकार लोग उछाल रहे हैं, मीडिया उछाल रही है, ठीक? तो इनको जो इनकी मीडिया अच्छी बात करे तो मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू,
एक तो काबिल लोग जो होते हैं वो किसी से दबते नहीं है, और काबिल लोग किसी को दबाते नहीं है। उमा भारती मान के चल रही कि नाकाबिल है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी अगर मुख्यमंत्री बने थे तो 2003 में उमा भारती जी की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा बैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं। जनता ने उनको कभी नहीं चुना। जब शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हुए तो उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की लहर थी, उस बैसाखी के सहारे बने। आज सिंधिया की बैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं। उमा भारती जी नहीं चाहती, क्योंकि उमा भारती जी को कैंप से भगा दिया गया है। वो मध्य प्रदेश में उनको कोई पूछ नहीं रहा था। उनको लगता है कि किसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आती है तो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए, उनकी सोच है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में एक नया गुट तैयार हुआ है, वो आशीष भाई को बता दूं, उमा भारती जी प्रदेश अध्यक्ष जी और सिंधिया जी, इनका एक गुट तैयार हुआ। ये गुट चाह रहा किसी तरह से शिवराज जी को निपटाया जाए। तो इनकी कोशिश ये है कि, और इनको ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि जनता के ऊपर ये चुनाव लादा गया है। और शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय होते तो अपनी दम पर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आ जाता। आशीष भाई बोल रहे थे विधानसभा में प्रचार किया, इस तरह से भी अगर आप देखें जो आप कह रहे हैं इस बात को, तो उनके बड़ा मलेरा से सवाल सुन लें, थोड़ा सवाल पुनीत जी 1 मिनट मेरी बात सुन लें जी, कह लें पहले आप। बड़ा मलेरा से जी उमा भारती जी की सीट कौन सी थी? बड़ा मलेरा थी। वहां से कांग्रेस क्यों जीती? अगर उमा जी ने प्रचार किया तो इतनी फायरब्रांड नेता थी, तो वहां से क्यों जीती? छतरपुर से कांग्रेस के विधायक ज्यादा क्यों जीते? क्योंकि उमा जी का जादू खत्म हो चुका है। अब उमा जी खाली बैठी हैं, तो उमा जी किसी बहाने शिवराज जी को निपटाना चाहते हैं, और जो गुट बना है प्रदेश अध्यक्ष जी का। चलिए मेरा सवाल सुन लीजिए संजय यादव साहब। ये गुट चाह रहा है संजय यादव साहब, जिनको आप कह रहे हैं कि जिनके पास काम नहीं है, या जो अपनी फायर कतिपय जो आपकी बातों से लगता खो चुकी हैं, उनसे मिलने वो नेता जाते हैं जो आपकी पार्टी में एक दमदार नेतृत्व या दमदार नेता कहलाते थे, और सिंधिया जी का उनके पास उनके बंगले जाकर मुलाकात करना, उसके एक मायने अगर ये हैं तो दूसरे मायने ये भी निकल रहे हैं कि अब वो प्रचार में दमखम के साथ में, क्योंकि उन सीटों पर सिंधिया जी की भी साख दांव पर लगी, वो उतरेंगी, तो ये मुश्किलें कांग्रेस के लिए बढ़ाएगा। देखिए, अगर ये मुश्किल होती तो मैंने आपसे पहले कहा मोनी जी कि ये अपने क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाई तो दूसरे क्षेत्र में जाके क्या जिता पाएंगी? वहां तो माहौल दूसरा बन गया ना। गद्दार वर्सेस जनता को चुनाव थोपा गया है, और जनता को जो चीज थोपी जाती जनता उसे बर्दाश्त नहीं करती। सबको मालूम है कि किस तरह से सरकार गिराई, अच्छी वाली सरकार चल रही थी। उमा जी ने ये ठीक कहा है कि अगली बार मेहनत कर लेते, अगर हिम्मत होती। 5 साल बाद तुम में दमखम होता तो 5 साल बाद सरकार बना लेते। क्या जरूरत थी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की? उमा जी की बात सही है। उमा जी को लग रहा कि शिवराज के बूते सरकार फिर से पुनः जीत नहीं सकती, तो उनको लग रहा हो सकता है मेरा दमखम कुछ काम आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती जी को किनारे कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उनको, क्योंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए नहीं लड़ा, ये कहा गया मैं बीमार हूं, अब थक चुकी हूं, मैं आराम करना चाहती हूं। जब आराम करना चाहती है तो अचानक ऐसा लालच क्यों आ रहा? क्योंकि ये गुटबंदी हो गई भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आपकी बातों का उत्तर लूंगा मैं, आशीष शर्मा जी से उत्तर लूंगा और हर्षवर्धन जी की टिप्पणी भी सुनूंगा। तो उमा जी की सक्रियता प्रदेश में बढ़ने के बाद तरह तरह के कयास हैं, और इन अटकलों के बीच में क्या और किसके लिए ये भारी पड़ेगा, इस पर हम बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार में साथ में जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, फायर ब्रांड नेता उमा भारती, उनकी सक्रियता ये किसके लिए खतरनाक या किसके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, अब इस पर बात हो रही है। बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ेगी, कांग्रेस कह रही है कि किसी एक खेमे के साथ में गठबंधन हो गया क्योंकि दूसरे नेता को नीचे दिखाना है। क्या आपको लगता है? देखिए, उमा जी की जो सियासी जिंदगी है वो विजय, विद्रोह और वापसी के बीच झूलती दिखाई देती है। 2003 में जो उन्होंने मध्य प्रदेश को वापस सत्ता दिलाई, कांग्रेस का खात्मा किया, कांग्रेस के राज का खात्मा किया, उसके बाद वो विद्रोह करती हैं, पार्टी से नई पार्टी बनाती, वापस आ जाती हैं। इस बीच
पुनीत जी, गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है, मेरा ऐसा मानना है। और ऐसी भी अटकलें लगाई जाती हैं कि वो उनकी वापसी जो प्रदेश में हुई वो इस शर्त के साथ हुई, भारतीय जनशक्ति पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया भाजपा में, कि आप केंद्र की राजनीति में रहेंगी और मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल अंदाजी ज़्यादा नहीं करेंगी। और ऐसा हुआ भी, हमने देखा कि वो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहीं और केंद्र की राजनीति करती रहीं। लेकिन अब उपचुनाव जो होने वाले हैं उसमें उमा भारती कहीं न कहीं पार्टी की ज़रूरत इस बात के लिए भी है कि बुंदेलखंड की बहुत सारी सीटें आती हैं जिन पे उनका प्रभाव है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पखवाड़े भर पहले की बात है कि सिंधिया दिल्ली से भोपाल आते हैं और सबसे पहले उमा भारती के बंगले में जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं। उमा भारती सिंधिया परिवार से अपने पुराने संबंधों का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि उपचुनाव में ज्योति की तरह जगमगाएंगे सिंधिया। तो ये जो नई युति बनी है सिंधिया और उमा भारती की, ये भी बड़े विचार का विषय है कि क्या मध्य प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी राजनीति में एक नया समीकरण उभर रहा है। मुझे लगता है कि जिस किस्म से उमा भारती की सक्रियता बढ़ी है मध्य प्रदेश में, वो कहीं न कहीं भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक संकेत है कि एक पुरानी नेता, देखिए उमा भारती का प्रभाव तो है जिस किस्म की वो वक्ता रही हैं, और भाजपा का वो समय जब भाजपा देश में इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, उस समय की नेत्री हैं, राम मंदिर आंदोलन तो की नेत्री बड़ा सवाल तो हर्षवर्धन जी यही है ना कि उनकी जो जिस युति का आप जिक्र कर रहे हैं होने जा रही है, इस युति से फायदा किसे ज्यादा हो रहा है और किसके लिए चुनौतियां ज्यादा खड़ी होंगी? क्योंकि यहाँ बीजेपी में एक बात यह भी है, भले ही नकार हैं, ये पावर सेंटर्स जो उभर रहे हैं, इन पावर सेंटर्स में किसी की पावर इतनी ना बढ़ जाए कि जो कभी कांग्रेस में एक तरीके से डीलिंग हुई वो बीजेपी में डीलिंग जैसी स्थितियां ना बन जाए। कोई लाख नकारे, लेकिन ये सब हो तो रहा है पर्दे के पीछे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सत्ता का हमने देखा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण भाजपा के अंदर हो गया। नरेंद्र सिंह तोमर अपनी जगह हैं, सिंधिया अपनी जगह हैं, उमा भारती अपनी जगह हैं, वीडी शर्मा नए अध्यक्ष बन के आए हैं, उनका एक नया प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं सोचने वाली बात यह है कि इन सभी कठपुतलियों की जो डोर है वो दिल्ली के हाथ में है, और ये हम लगातार देखते आए। सिंधिया की मध्य प्रदेश में जो आमद हुई है वो दिल्ली की सहमति से हुई है ना, तो कहीं न कहीं सारी डोर दिल्ली के हाथ में है, और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में निर्णायक रोल अदा करेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो अब जो नेतृत्व केंद्र का है भाजपा का, वो बहुत कुछ तय करने वाला है। चलिए, जो आप बात सुन रहे थे आशीष शर्मा जी, संजय यादव साहब की बात का भी आप जवाब दीजिएगा कि दरअसल किसको नीचे दिखाने के लिए ये मुलाकातें हो रही हैं। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा ताकतवर कोई होता है पार्टी में तो संतुलन साधने में दिक्कत आ सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व प्रत्येक परिस्थिति का आकलन करके उसके अनुसार निर्णय लेने में समर्थ है, सक्षम है। जहाँ तक बात है उमा जी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात की, तो निश्चित ही ज्योतिरादित्य जी पार्टी में आए और उमा भारती जी ने राजमाता जी के सानिध्य में रहकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, इसलिए उनका एक व्यक्तिगत लगाव, पारिवारिक लगाव भी ज्योतिरादित्य जी के साथ हो सकता है। लेकिन ये सब लोग मिलकर एकमात्र उद्देश्य मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सफाया, और आने वाले समय में जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत, और ये सब केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हो रहा है, प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में हो रहा है। इसलिए किसी प्रकार की खींचतान, किसी प्रकार के नए गुट का उदय भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान प्रदेश की राजनीति में। संजय जी, ये नई युति दिक्कत खड़ी करेगी बीजेपी में? जो नई युति बन रही है, जैसा बता रहे हैं हर्षवर्धन जी भी सब देख रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए दिक्कत खड़ी करेगी? इससे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बता दूं, जब जिस समय उमा भारती जी फायर ब्रांड नेता कहलाती थी, 2003 में इनके दम पे सरकार बनी, जैसे हमारे पत्रकार बंधु जी ने बोला। अब 2003 से 2020 आ गए, जो बच्चा पैदा हुआ वो आज मतदाता हो गया। उमा भारती जी ने बीच में संन्यास ले लिया रहा, तो जो नया मतदाता है वो उमा भारती जी को पहचानता ही नहीं, क्योंकि एक तो नया बच्चा अपने काम की तलाश में रहता है तो वो राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रख रहा, लेकिन जो भी रुचि नेता है वो उमा भारती जी को भूल चुके हैं कि उमा जी कौन है। तो स्वाभाविक उमा जी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
उमा जी तो शिवराज जी को निपटाने के लिए सक्रिय हो रही कि जो भी आए खाते में वो इनके गुट में आए, उमा के गुट में आए। जो केंद्र के ऊपर भी दबाव बनाना चाहती हैं, किस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी रही, आडवाणी जी का अपमान किया था, तो स्वाभाविक है केंद्र में नकार चुके हैं। उमा जी अपने बयानों में उलझ गए हैं। एक तरफ वो उमा भारती जी को बहुत बड़ी नेता बता रहे हैं और एक तरफ इनकार कर रहे हैं कि नहीं उमा जी कोई बड़ी नेता है नहीं। ये खुद अपने बयानों में पहले सुधार करें। उमा जी राष्ट्रीय स्तर की नेता है, मध्य प्रदेश उनका कर्म क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता में उनकी पेट है। वो जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वहाँ कांग्रेस का सफाया कर देंगे। भगा दिया, मेरी बात नोट करके रखिएगा, उनको भगा दिया यार। आशीष बड़ा मलेरा, आशीष बड़ा मलेरा में जीती थी चुनाव में, बड़ा मलेरा कांग्रेस जीती थी। सिंधिया को भगाते हो, भगाते आपकी पार्टी में, क्योंकि आपकी पार्टी में एक आदमी का आदेश चलता है, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है। मैंने पहले बोल दिया, जो काबिल लोग हैं वो जो नाकाबिल है, आशीष नाकाबिल लोग खरीदते हैं और नाकाबिल लोग बिक जाते हैं, तो नाकाबिल लोगों को आप खरीद रहे हैं केंद्र के इशारे पर। आशीष केंद्र के इशारे पर खरीद रहे हैं। मेरी उस बात का जवाब दो ना। उमा जितनी बड़ी नेता थी तो बड़ा मलहरे क्यों नहीं जीती, छतरपुर क्यों नहीं जीती? अरे मेरे भाई आप खरीद रहे तो खरीद लो ना। आप तो भाजपा तो खत्म कर रहे हैं, तुम्हारा भी भविष्य नहीं भाजपा में। चलिए अब खैर इसमें भी कम वक्त है, आशीष जी और संजय जी, इसमें भी कम वक्त है। कसौटी पर तो सारे नेता हैं, सारे नेताओं की साख है, जो जाकर मिले बंगले पर उनकी भी, जिन्होंने मुलाकात की उनकी भी, साथ में जिनकी सरकार चल रही उनकी भी। क्या ये पावर सेंटर्स मिलकर कांग्रेस के लिए वाकई वो स्थितियां पैदा कर पाएंगे जो उमा भारती जी कह रहे हैं कि कई जगह जमानत जब्त हो जाएगी, या वैसा होगा जैसा यहां पर दावा संजय यादव साहब का? ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।